हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 14 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 14वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 14वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 14वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 241 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 241 से यहाँ पर 49 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 315 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 241 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। तो मेरे भाई 241 से 49 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 241 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 241 की सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6, 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7। अब 7 से 49 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 49 आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 315 के अंदर और 315 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 315 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 315 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 5 मिलकर बन जाएगा 9। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 9 का कर देंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि संख्या 81 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 81 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से BGT का संबंध है 27-20 के साथ में, उसी प्रकार से HKD का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BGT को यहाँ पर 27-20 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BGT को यहाँ पर 27-20 लिखा गया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि HKD से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है BGT और यहाँ पर लिखा गया है 27-20। तो मेरे भाई BGT से यहाँ पर 27-20 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले पहला लेटर है B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर और यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2। फिर क्या है B के बाद में है G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर और यहाँ पर लिखा गया है 7। फिर देखिए G के बाद में क्या है T आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर और यहाँ पर लिखा गया है 20। यानी कि यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबर करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबर करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है H आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। फिर देखिए H के बाद में क्या है K कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर K आता है 11 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें 11। फिर देखिए K के बाद में क्या है D कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर D आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। यानी कि HKD इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 8114। अब हमें देखना है कि 8114 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 8114 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में LAST को 1234 और BOAK को 5627 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TOAST को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है
कि LAST को यहाँ पर 1234 है और BOAK इसको यहाँ पर 5627 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि TOAST को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पहला लेटर है एल को यहाँ पर लिखा गया है 1, ठीक है। उसके बाद में देखिए एल के बाद में है ए को यहाँ पर लिखा गया है 2, ए के बाद में है एस को लिखा गया है यहाँ पर 3 और एस के बाद में है टी को यहाँ पर लिखा गया है 4। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए बी को यहाँ पर लिखा गया है 5, बी के बाद में है ओ को लिखा गया है 6 और ओ के बाद में है ए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस ए को भी यहाँ पर लिखा गया है 2। फिर देखिए ए के बाद में क्या है के को लिखा गया है 7। यानी कि मेरे भाई इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखने पर जो ये तीसरा शब्द दिया गया है, इस तीसरे शब्द के सभी लेटर हमें इन दोनों शब्दों के बीच में दिख रहे हैं। तो यानी कि इन दोनों शब्दों को देखकर ही हमें क्या करना है, यानी कि इस तीसरे शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये हमें पता करना है। तो एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पहला लेटर टी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए टी को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए टी को लिखा गया है 4। तो मेरे भाई यहाँ पर हम टी को क्या लिखेंगे 4 है और सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सबसे पहली संख्या दी गई है 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए टी के बाद में क्या है ओ। तो यहाँ पर देखिए ओ को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ओ को लिखा गया है 6। तो यहाँ पर भी हम ओ को क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। फिर देखिए ओ के बाद में क्या है ए को क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई ए को यहाँ पर भी 2 लिखा गया है और ध्यान से देखिए ए को यहाँ पर भी 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम ए को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर देखिए ए के बाद में क्या है एस, तो एस को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए एस को लिखा गया है 3। तो यहाँ पर हम एस को लिखेंगे 3। फिर देखिए एस के बाद में क्या है टी को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए टी को क्या लिखा गया है मेरे भाई 4। तो यहाँ पर भी हम टी को क्या लिखेंगे 4। यानी कि TOAST को लिखा जाएगा 46234। अब हमें देखना है कि 46234 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 46234 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, इसी प्रश्न चिन्ह वाली लाइन के अंदर आपको देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 13 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि इस दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 22 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में यहाँ पर 13 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 22 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे किस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि पहली पंक्ति में यहाँ पर 13 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 13 के दोनों तरफ एक एक संख्या दी गई है, यानी कि 13 के इस तरफ संख्या दी गई है 7 और 13 के इस तरफ संख्या दी गई है 6। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि बीच में 13 जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 7 और 6 इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 और 6 मिलकर बन जाएगा 13 और ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में लिखा गया है
13, यानी कि 13 की दोनों तरफ की संख्याओं को आपस में जोड़कर बीच की संख्या लिखी गई है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर 22 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 22 के दोनों तरफ भी हमें क्या दी गई है, एक एक संख्या दी गई है, यानी कि एक तरफ दी गई है 4 और एक तरफ दी गई है 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 18 इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 4 और 18 मिलकर बन जाएगा 22, और इन दोनों संख्याओं के बीच में लिखा भी गया है 22। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम आसानी से बता देंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, प्रश्न चिन्ह के पास भी दोनों तरफ एक एक संख्या दी गई है, यानी कि इस तरफ दी गई है संख्या 15 और इस तरफ दी गई है संख्या 7। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 और 7 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 15 और 7 मिलकर बन जाएगा 22, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि संख्या 22 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 22 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर 53 कैसे आया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि इस दूसरी रो के अंदर 127 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली रो के अंदर 53 और दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 127 आया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर 53 कैसे आया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 53 के जस्ट ऊपर भी एक संख्या दी गई है और 53 के जस्ट नीचे भी एक संख्या हमें दी गई है। यानी कि इस 7 और इस 4 का हम आपस में क्या करें कि इन दोनों के बीच में 53 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 और 4 का हम क्या करेंगे 53 आ जाए। तो ध्यान से देखिए यदि हम 7 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 49 के अंदर क्या कर दें इस 4 को ऐड कर दें तो 49 और 4 मिलकर बन जाएगा 53। और मेरे भाई ध्यान से देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में 53 दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इस दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 127 से इसी प्रकार से लाया गया है क्या। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, इस 11 का तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में इस 6 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 121 के अंदर क्या कर दें इस 6 को ऐड कर दें तो 121 और 6 मिलकर बन जाएगा 127। और ध्यान से देखिए 11 और 6 के बीच में दिया गया है 127। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरी रो के अंदर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या,
मेरे भाई इस 14 का तो हम कर देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद में इस 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का स्क्वायर होता है 196, और इस 196 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे। तो 196 और 3 मिलकर बन जाएगा 199, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 199। अब हमें देखना है कि संख्या 199 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 199 में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है हिडनबर्ग रेखा। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यही प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम पर है, ऑप्शन बी है पास्कल के नियम पर है, ऑप्शन सी है न्यूटन के नियम पर है, और ऑप्शन डी है चार्ल्स के नियम पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान ने, और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है। ऑप्शन ए है गंधक, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, और ऑप्शन डी है
सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु है सिलिकॉन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए है मेघालय राज्य की, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य की, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मेघालय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, इन तीनों राज्यों की सीमा भूटान के साथ में लगती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मांसपेशियों में पाया जाने वाला अम्ल है मायोसिन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, या फिर हम इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं कि जो मायोसिन अम्ल है ये पाया जाता है मांसपेशियों में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है 0.03%। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो मेरे भाई याद रखना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है
कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती ने, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1529 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1560 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1571 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहीं से देखिए, यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1526 में लड़ा गया पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, कब हुआ था। तो ये हुआ था वर्ष 1526 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन सी है कवक के द्वारा, और ऑप्शन डी है वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चेचक रोग वायरस के द्वारा फैलता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं।
और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है यूरिया। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।